और गुजरते हुए हर लम्हे के साथ उसके हाथ पैर ढीले पड़ते जा रहे थे। इन दोनों में वो जान घुसल मार का चंद मिनट तक जारी रहा। अव्वल खान किसी बिखरे हुए दरिंदे की तरह सनी के सीने पर सवार था। वो स्पेशल टास्क फोर्स के एक एहलकार का कातिल ही नहीं, मुल्क कौम के दुश्मनों का आलाकार भी साबित हो चुका था और जरा भी रहम का मुस्तहिक नहीं था। हर गुजरता हुआ लम्हा जिंदगी से उसका रिश्ता कमजोर करता जा रहा था। और फिर मेरे देखते ही देखते उसके सांस की डोर कट गई और उसका जिस्म आखिरी झुरझुरी लेकर साकत हो गया। अव्वल खान ने अपने नीचे दबे हुए हरीफ के वजूद पर मौत का साया महसूस करते ही जगह छोड़ दी और सनी के सीने से उतर कर खड़ा हो गया। इस वक्त उसका चेहरा सर्द और सपाट नजर आ रहा था। मौत का जिक्र किया जाए तो जिंदगी की साफ सीधी और सबसे अटल हकीकत नजर आती है, जिससे किसी जी रूह को मफर नहीं, लेकिन सोचे समझे अंदाज में किसी बुरे से बुरे जीते जागते इंसान को यूं मौत के अंधी और बेरहम वादियों में मादूम होते देखना शायद दुनिया का बदतरीन काम है। सनी से मुकाबला होता, गोलियों की धुआंधार बौछार होती और फिर भटकती हुई चंद गोलियां उसके वजूद को चाट जाती तो मेरे दिल पर उसके मौत का जरा भी असर नहीं होता। लेकिन वो जिस अंदाज में मारा गया था उस पर मैं अपने दिल पर बोझ महसूस किए बगैर नहीं रह सका। अव्वल खान ने शायद मेरी आंखों में मेरे दिल की तहरीर पढ़ ली थी और भराई हुई सपाट आवाज में बोला कि अपने कैफरे किरदार को पहुंच गया। खस कम जहां पाक, अब तुम इसके बारे में कोई बात नहीं करोगे। जान 10 बजे के बाद जरूर यहाँ आएगा। मैंने चंद सानियों की तवक्कुफ के बाद जुबान खोली। मेरी राय है कि तुम भी बाहर अपने आदमी के पास चले जाओ। तुम दोनों बाहर से इसका फरार की राहें मसदूद करोगे, मैं अंदर छुप कर इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। इसे किसी कीमत पर भी नहीं निकलना चाहिए। इन मोजियों को जिंदा पकड़ने के बजाय बराह रास्त मौत के घाट उतारना ही सबसे बेहतर रहेगा। इस वक्त तुम्हारे सर पर खून सवार है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, वरना रास अलमेंडा जैसे सबसे बड़े मोजी को तुमने अपने स्टेशन 4 पर जिंदा रखा हुआ है। जान का जिंदा पकड़ा जाना जरूरी है। अव्वल खान खामोश रहा। शायद उसे याद आ गया था कि वीरा इस वक्त तक जान के कब्जे में थी। उसकी सही सलामत वाजियाबी के लिए जान की जिंदा गिरफ्तारी नागुज़ीर थी। कमरे की रोशनी गुल करके हम दोनों टार्च जलाकर बाहर निकल आए। अव्वल खान ने अपना ऑपरेटर्स मेरे हवाले कर दिया था। इसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला दूसरा ऑपरेटर्स बर्ड के पास मौजूद था, जिस पर हम आपस में राब्ता रख सकते थे। खिड़की पर चढ़ते चढ़ते अव्वल खान किसी ख्याल के तहत मेरी तरफ पलट पड़ा और बोला, जान 10 बजे घर फोन करेगा, तुम घर के बजाय यहाँ मौजूद हो। तुम्हारी गैर हाजिरी उसे मुश्तिल कर सकती है। मुझे इस खतरे का पूरा इदराक है। मैंने संजीदगी से कहा, मैं बस तवक्का ही कर सकता हूँ कि वो मुश्तिल होकर वीरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस वक्त उसके लिए वीरा सोने की चिड़िया है। वीरा के लिए 15-20 मिलियन डॉलर अदा करने वाले उसे जख्मी या माजूरी की हालत में वसूल करना पसंद नहीं करेंगे। अव्वल खान के जहन में बात ताज़ा हो गई। वाक़यात की रवानी में वो शायद यह हकीकत फरामोश कर बैठा था कि वीरा के खरीदार सामने आने के बाद जान को रास अलमेंडा की रहाई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी। वीरा को अपने कब्जे में रखकर वो दोहरी चाल चल रहा था जिसमें उसे सरासर फायदा ही फायदा होना था। अव्वल खान खुली खिड़की अबूर करके बाहर फैली हुई तारीकी में कूद गया और मैं सिगरेट सुलगाकर मकान के इसी कमरे में लौट आया जहां कार्डलेस फोन का बेस स्टेशन मौजूद था। मैं अंधेरे में काफी देर तक अपने ख्यालात में गलता बैठा रहा। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि हम कामयाबी की राह पर लग चुके थे, लेकिन हमारी पेश रफ्त की रफ्तार इतनी सुस्त थी कि असाब पर तनाव मुसल्लत होने लगा था। इस वक्त तक हमारे सामने सिर्फ एक ही मसला था कि रास अलमेंडा को आज़ाद किए बगैर किसी तरह वीरा को जान के चुंगल से रिहाई दिला लें। लेकिन सनी ने अपनी मौत से पहले नीलोर बॉम्बे का इंकिशाफ करके नई उलझन खड़ी करती थी। खाली बैठे बैठे मेरी जहनी रूह उस नई गुत्थी में रच गई। यह दुरुस्त है कि बज़ाहिर नीलोर और बॉम्बे या मुंबई दो ऐसे अहम तरीन मकामात के नाम थे जहाँ गैर मामूली नौयत की एटमी तनसीबात मौजूद थी। इनमें से पहला मकाम पाकिस्तान में वाक़ था तो दूसरा भारत की सरजमीन पर मौजूद था। बज़ाहिर इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था जिसे रास अलमेंडा की दिलचस्पी से जोड़ा जा सके। नामों में एक ज़ाहिरी ताल्लुक के बावजूद मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सिर्फ नाम न हो, वो कोई खुफिया कोड भी हो सकता था जिससे सिर्फ जान या रास अलमेंडा ही को मतलब अखज़ कर सकता था। रास अलमेंडा और उसके साथियों की पाकिस्तान से अज़ली दुश्मनी के बिना पर यह बात यकीन से कही जा सकती थी कि इस दो लफ्ज़ी पैगाम में जो कुछ भी पोशीदा था इसका नीलोर से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था। जान से निपटने के बाद इस मामले में रास अलमेंडा से सख्ती से बाज़पुरस की जाती तो कोई ना कोई सुराग मिल सकता था। बॉम्बे के लफ्ज़ पर गौर करते करते मुझे ख्याल आया कि बम्बई के अंग्रेजी तलफ़्फ़ुज़ के अलावा कोई मुश्तरका लफ्ज़ भी हो सकता था। बॉम्ब और बे को मिलाकर रवानी से अदा करते हुए बॉम्बे ही का मखरज अदा होता था। बॉम्ब या बोम्ब का सीधा साधा मतलब बम होता था और बे किसी खलीज खाड़ी
या सामान की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले अमारती हिस्से को कहा जा सकता था। इस मफहूम में वो नील लोर में किसी बम की तनसीब का मुबहम सा इशारा भी हो सकता था, लेकिन जरूरी नहीं था कि हर हालत में इन दो अल्फाज का वही मफहूम रहा हो। सागा अपनी बाजारी महबूबा के हाथों एक कारी जख्म खाने के बाद अपने अंजाम को पहुंच चुका था। मरने से पहले उसने वीरा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर किसी दिल फेंक आशिक की तरह रास अल्मेडा की कमीनगाह का फोन नंबर भी बता दिया था, लेकिन उसने अपने असल अज़ाइम पर पूरी तफसील से रोशनी नहीं डाली थी। मुझे सिर्फ इतना मालूम हो सका था कि रास अल्मेडा ने पाकिस्तान के रास्ते बड़े पैमाने पर आला दर्जे की हेरोइन स्मगल करने के लिए इसे मुफाहमत की थी और उसे ये लालच दिया था कि काम चल निकला तो उसे शी का आई मैन बना दिया जाएगा। सागा ने वीरा पर फरिफ्तगी का इजहार करने के बावजूद अपने किसी और साजिश की निशानदेही नहीं की थी और न ही इस सम्त में उससे कोई बाज पुरस की जा सकी थी। रास अल्मेडा, जान, सागा, सनी और नीलूर बांबे अंधेरे में वही सबसे मेरे ज़हन में कुल बुला रहे थे। अचानक अव्वल खान के दिए हुए ऑपरेटर्स पर कॉल का इशारा आने लगा। मैंने जल्दी से ऑपरेटर्स ऑन करके अव्वल खान का पैगाम सुना और उसे अपनी लाइन पर मौजूदगी की इतला दी थी। मैंने अभी अपने आदमी को बताया है कि हमारा हरीफ कितनी चालाकी से कार्डलेस फोन इस्तेमाल कर रहा है और इस मकान से दूर होने के बावजूद यहाँ का फोन इस्तेमाल कर सकता है। यह गैर मामूली बात है कि तुमने अपने मातहत को रिपोर्ट दी है। मैंने मानी के लहजा में कहा, रिपोर्ट नहीं, इसे मशवरा कहते हैं। अपना कोई भी फैसला करने से पहले मैं दूसरों की राय जरूर लेता हूँ और इससे आमतौर पर फायदा ही होता है। इस वक्त भी यही कुछ हुआ है। इसने दानिस्ता अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रुक रुक कर क्यों बता रहे हो, एक ही मर्तबा बात मुकम्मल कर लो। मैंने उसे टोका। इसे मालूम है कि हम जान नामी किसी सफेद फार्म की तलाश में हैं। उसने सरदार वजाहतुल्ला के मकान तक पहुंचने के लिए आसपास की कई गलियों का चक्कर लगाया था और यह बात नोट की थी कि इस मकान से पीछे की तरफ मिली हुई की तार का दूसरा मकान किसी सफेद फार्म फैमिली के इस्तेमाल में है। उसने वहां से शहरी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में एक सफेद फार्म मर्द के साथ एक औरत और दो बच्चों को निकलते देखा था। पिछले की तार का दूसरा मकान। मैंने पुरख्याल लहजा में उतरा, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि इस मकान के अहाते की दीवार का एक कोना सरदार वजाहतुल्ला के अहाते की दीवार के कोने से मिला हुआ है? हाँ, मेरा यही मतलब है। हल्की सी हंसी के साथ अव्वल खान की आवाज उभरी। कराची में अमन अमा के बिगड़ते हुए हालात और बेशतर इलाकों में शहरी सहूलतों की नाकस फराहमी की वजह से शहर में मौजूद बेशतर गैर मुल्कियों का कयाम डिफेंसी के इलाके में एक इत्तेफाक भी हो सकता है। हमें बर्ड की इस इतला पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वैसे तुम्हें इस मकान से मिलने वाले कोने पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। अगर जान को इसी खानदान ने पनाह दी हुई है तो वो सड़क का रास्ता इख्तियार करने के बजाय दीवार फांद कर यहाँ आने को तरजीह देगा। अगर वो इसी मकान से आता है तो हम उसे मार कर भी वीरा तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल मैं इसी मुश्तबा कोने की निगरानी कर रहा हूँ। अव्वल खान ने इतला दी। 10 बजने में अभी काफी देर बाकी है। मैंने बर्ड को दोबारा बाहर भेजा है ताकि वो इस मकान के बारे में ज्यादा मालूमात जमा कर सके। यूं कहो कि अकेले रह गए और इसलिए अब वक्त गुजारी के लिए ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हो। ये भी ठीक ही है। तन्हाई और इंतजार के आलम में वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा ख्याल है कि मैं सनी की लाश से हंसी मजाक कर रहा हूँ? मैं भी तो अंधेरे में अकेला हूँ। सबके खास यकसा नहीं होते। किसी किसी को अंधेरे और तन्हाई ही में सुकून मिलता है। किसी शैतीर से उल्टी लटकी हुई चमगादड़ और उल्लू के सिवा ऐसी मखलूक कहीं नहीं पाई जाती। इस बारे में वीरा ही तुमको कोई मुस्तनद जवाब दे सकती थी। अव्वल खान मेरे लहजे की तलखी पर हंस कर बोला, तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहस मुबाहसे से गुरेज करता हूँ। तुम्हारे बर्ड का असल नाम क्या है? वो लौट आए तो बताना कि क्या खबर लाया है। अल्लाह देता, आएगा तो मैं तुमसे राब्ता करूंगा। ये कहकर अव्वल खान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मेरे ज़हन में एक मरतबा फिर ख्यालात हजूम करने लगे, मगर इस बार चंद सेकंड में मुझे एक नई राह सोच के मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तो अंधेरे में नजर आने वाली सुइयां धीरे धीरे 9 बजाने की तैयारियों में मसरूफ थी। मेरे पास 1 घंटे का वक्त था। मैंने फैसला कुन अंदाज में अपनी जगह छोड़ दी। जिस कमरे में कार्डलेस फोन की लाइन दी गई थी वो ख्वाबगाह की तर्ज पर ही बना हुआ था, मगर वहां तज़ाइन व आराइश का वो मायार नहीं था जो सरदार वजाहतुल्ला के घर के चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा था। यूं मालूम होता था जैसे वो कमरा मकीनों की जरूरियात से ज्यादा रहा हो और घर में मौजूद हर फाजिल चीज एक करीने से उस कमरे में जमा कर दी गई हो। इस कमरे में हल्की रोशनी वाला कोई बल्ब या टेबल लैंप मौजूद नहीं था। मैं ज्यादा रोशनी वाले दीवार गिर बल्ब जलाने का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था, जबकि मुझे अपना काम करने के लिए कुछ देर तक महदूद रोशनी की जरूरत थी। अगर मुझे ख्वाबगाहों से कोई लैंप न मिलता तो वो जरूरत टार्च से भी पूरी की जा सकती थी। मैंने सनी की लाश वाले कमरे में जाने से दानिस्ता गुरेज करते हुए एक पुरताइज ख्वाबगाह से ऐसा टेबल लैंप ले लिया जिसकी रोशनी जरूरत के मुताबिक घटाई या बढ़ाई जा सकती थी। अपने मतलूबा कमरे में मुनासिब रोशनी का बंदोबस्त करने के बाद मैं एक मुनक्किश टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट भी वहीं ले आया। वजनी इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक और मिट्टी चीनी की बेमिसाल सनाई का एक मुंह बोलता शाकार था जिसे हलाल की रोजी से खरीदना और इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। ऐसे नवादरात ज्यादातर उन लोगों की तवज्जो का मरकज बनते हैं
टैक्सों की चोरी या फिर फ्रॉड के जरिए बेअंदाजा दौलत अपनी तिजोरी में समेट लेते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं नवादरात के हर शौकीन को इन ही नजरों से देखता था। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे भी थे जो अपने घरों और दफ्तरों को इनफरादी शान देने के लिए खुशी से अपने खून पसीने की कमाई लुटा देते हैं और अंदर से आसूदा रहते हैं। लेकिन वहां बात टेलीफोन ऑपरेटर्स जैसी कसरत से इस्तेमाल होने वाली चीज की थी। मिट्टी चीनी पर तिलाई और नकरई रंगों से उभरे हुए नाजुक नक्कुश और निगार से मरसा वजनी रिसीवर किसी भी वक्त हाथ से फिसल कर चिकना चूर हो सकता था। लेकिन इस घर के मालिक ने वहां कम अज कम 2 ख्वाबगाहों में ऐसे ही फोन रखे हुए थे। सबब यह था कि इन पर खर्च होने वाली रकम उसकी अपनी नहीं थी। सरदार वजाहतुल्लाह ने बैंकों से जो रकम शीरे मादर समझकर हजम की थी, इससे वो इंस्ट्रूमेंट तो क्या, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली फैक्ट्री तक खरीदी जा सकती थी। अपनी तैयारी करने के बाद मैंने आखिरी बार अपने मंसूबे पर गौर किया। मेरा हर फैसला अपनी जगह पर दुरुस्त मालूम हो रहा था। गड़बड़ का कोई इम्कान नहीं था। मैंने हाथ बढ़ाकर वो बरकी स्विच बंद कर दिया जो प्लग के जरिए कॉर्डलेस फोन को बरकी रो फराहम कर रहा था। बिजली बंद होते ही इंस्ट्रूमेंट पर चमकता हुआ छोटा सा सुर्ख नुक्ता तारीख हो गया। बरकी रो मुनक़ता होने तक मुझे पूरा यकीन था कि स्विच बंद होते ही जान के पास मौजूद कॉर्डलेस फोन नाकारा हो चुका होगा। मगर इस मरहले पर मैं तजब्जुब का शिकार हो गया। मैंने कभी अमली तौर पर इस किस्म का तजर्बा नहीं किया था। मैंने मजीद कुछ छेड़छाड़ करने के बजाय वहां मौजूद बेस स्टेशन से टेलीफोन लाइन के तार अलग कर दिए और जान को इस फोन के इस्तेमाल की सहूलत से महरूम कर दिया। मेरा मफरूजा यह था कि जान अपने पास मौजूद कॉर्डलेस फोन को बेजान पाकर इसे टेलीफोन लाइन की मामूली सी खराबी समझेगा और जब तक वो लाइन बहाल नहीं होगी तो किसी दूसरे फोन के जरिए मुझसे रब्ता करने की कोशिश करेगा। हमारे फ्लैट के फोन पर अव्वल खान ने ऑब्जर्वेशन लगाया हुआ था। जान जो भी मुतबादल नंबर इस्तेमाल करता वो रिकॉर्ड कर लिया जाता और अगर बाद में किसी मरहले पर जान को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत महसूस होती तो वह ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। जान का पता काट देने के बाद मैंने तेजी के साथ मुनक्किश इंस्ट्रूमेंट को इस लाइन से जोड़ दिया। इस तरह मुझे बैठे ही बैठे राब्ते की वो सहूलत मुयस्सर आ गई जिस पर पहले जान काबिज था। रिसीवर टून सुनकर मैंने फौरन फ्लैट का नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से गजाला की आवाज सुनाई थी। उसने खुश्क और रूखा लहजे में हेलो कहा था। मालूम होता है कि तुम इस वक्त बेजारी की हालत में बैठी हुई हो। मैंने शौकी से कहा, खुदा का शुक्र है कि घंटों गुजारने के बाद आपको घर का ख्याल तो आया। एक गहरे सांस के साथ गजाला की आवाज में जिंदगी की हरारत तोड़ कर आई। इस वक्त कहां से बोल रहे हैं आप? कंगाल करोड़पति के घर में बैठा इंतजार की घड़ियां गिन रहा हूं। कंगाल करोड़पति? गजाला की तायुर ज़दा आवाज उभरी। यह इस्तिलाह मैं पहली बार सुन रही हूँ। कंगाल को करोड़पति नहीं कहा जा सकता और करोड़पति को कंगाल समझना हमाकत होगा। आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ये वही जाते शरीफ हैं जिसके फोन पर जान हमसे बात करता रहा है। वो बैंकों से 42 करोड़ रुपए के कर्जे लेकर मुल्क से फरार हो चुका है। इसका मकान वीरान पड़ा हुआ है मगर फोन पर जान काबिज था। ये शायद आप इसी फोन से बात कर रहे हैं। गजाला ने मेरी बात काट के इस तरह लहजे में कहा। हाँ, लेकिन इस बारे में फिक्रमंदी की बात नहीं है। इस बार भी गजाला की मुदाखलत की वजह से मेरी बात अधूरी रह गई और मैं पैर पटक कर छत को खोदने लगा। गजाला कह रही थी हो सकता है कि उसने बाहर से तार जोड़कर कहीं लाइन ले ली हो। ऐसी सूरत में वो आपकी हर बात सुन सकता है। आप उसके लिए जाल बिछा रहे थे और उसने आपके लिए पिंजरा तैयार किया हुआ। यहाँ चक्कर ही कुछ और था। ये बातें वापसी पर बताऊंगा, तुम बेफिक्र हो। वो हमारी गुफ्तगू नहीं सुन सकता। दुश्मन को कभी हकीर नहीं समझना चाहिए और फिर तो वो रासलमेंडा जैसे मकार आदमी का साथी है। ये सब बातें मुझे मालूम हैं। इस वक्त मैंने सबक लेने के लिए तुमको फोन नहीं किया है। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जान 10 बजे हमें फोन करेगा। तुम्हें होशियारी से उसे संभालना होगा। 1 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त बाकी है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। उसे बुरा माने बगैर शाइस्तगी से कहा, मुझे समझाने की इससे क्या बात करनी है। 10 बजे उसे यह बताना कि मैं वीरा और रासलमेंडा के तबादले के लिए तैयार हूँ या नहीं। तुम उसे रसानियत से बता देना कि मैं किसी की नागहानी वफात की वजह से अचानक मसरूफ हो गया हूँ। वो कल सुबह मुझसे बात कर ले। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अगर वो फैसला जानने पर अड़ा रहा तो मैं क्या करूं? तुम कुछ भी नहीं कर सकती। अपनी तरफ से नरमी बरकरार रखना, वो भड़कने ना पाए। आप फिक्र न करें, हो सका तो मैं उससे आपकी गैर हाजिरी का कोई और बहाना कर दूंगी। किसी की मौत का उज़र पेश करने में जरा बदशुगनी महसूस होती है। ये बात आप मेरी मर्जी पर छोड़ दें। तुमने साबित कर दिया कि अव्वल और आखिर तुम एक औरत ही हो। मशरकी लड़की कितनी ही पढ़ लिख कर रोशन ख्याल हो जाए, शगुन और बदशुगनी जैसे ओहाम से कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। जब झूठ ही बोलना ठहरा तो क्यों ना कोई खुशगवार झूठ बोला जाए। यह झूठ नहीं, हकीकत है। तुम्हें मालूम है कि अव्वल खान का सरवर नामी एक आदमी कत्ल किया जा चुका है और थोड़ी देर पहले अव्वल खान ने उसी मकान में सनी को अपने हाथों से कत्ल किया। अरे सनी वहां कहां से आ गया? रिसीवर पर गजाला की तहायुज़दा आवाज गूंजी। यूं समझ लो कि अजल के बेरहम हाथों ने पिछली रात ही उसे धकेल कर इसके मक्तल में पहुंचा दिया था और वह यहाँ यको तनहा छुपा हुआ अपने बुरे वक्त का इंतजार कर रहा था। अब तुम्हें बदशुगनी का एहसास नहीं होना चाहिए। यह सुल्तान शाह भी आपसे कुछ बात करने चाह रहा है, गजाला ने कहा और मेरा इनकार सुने बगैर अपना रिसीवर सुल्तान शाह के हवाले कर दिया जो शायद उसके करीब ही मौजूद था। मालूम होता है कि तुम किसी लंबे चक्कर में फंस गए हो। जरूरत हो तो मैं भी आ जाऊं।
मैंने खामोश रहकर सुल्तान की पूरी बात सुनी, फिर कहा, तुम घर पर ही रहो, मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता। गजाला तुम्हें ब्रीफ कर देगी, मेरी वापसी में ताखीर हो सकती है, आऊंगा तो तफसील बता दूंगा। मैंने अपनी बात मुकम्मल करते ही क्रैडल दबाकर फोन बंद कर दिया और एक आराम कुर्सी पर नीम तराज हो गया। बेकारी और इंतजार के लम्हात गुजारने के लिए वहां सिर्फ सिगरेट ही मुयसर थी। मैं नई सिगरेट सुलगाकर 2 गहरे कश लिए तो मुझे हल्की सी भूख का एहसास हुआ और मैंने आराम कुर्सी छोड़ दी। घर की हालत बता रही थी कि वहां रहने वाले उजलत और घबराहट के आलम में हर चीज को उसकी असल हालत में छोड़कर भागे थे। मुझे यकीन था कि वहां नजर आने वाली नाम निहाद खुशहाली के असरात बावर्ची खाने में भी मौजूद होंगे। वहां खुश्क और खराब न होने वाली ऐसी चीजें मिल सकती थी जिनसे आतिश शिकम सर्द की जा सके। बावर्ची खाने तक पहुंचने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। वहां सबसे पहले मेरी नजर रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर पर पड़ी। ग़िज़ाई साजो सामान को लंबी मुद्दत तक महफूज रखने वाली वो दोनों मशीनें चल रही थीं। मैंने बड़े फ्रिज का दरवाजा खोला तो मेरी तबीयत खुश होगी, क्योंकि वह दरवाजा खुलते ही वीरान बावर्ची खाने की सैलन ज़दा फिजा में अचानक कई इश्तियाक अंगेज खुशबुएं तैर गई थी। मक्खन, पनीर, जाम, जेली और जूसेस के पैकेटों के साथ मखसूस खानों में घर की बनी हुई कई अशिया भी मौजूद थी, जिनमें शामी कबाब की ट्रे सबसे मुमताज थी। बगैर तले हुए शामी कबाब इस तरह भी खाए जा सकते थे। शायद सनी ने भी पिछले 24 घंटों में अशियाए खुर्दनोश के इसी जखीरे से इस्तेफादा किया था। मेरे लिए रेफ्रिजरेटर इतना जरखेज साबित हुआ था कि मुझे किसी और तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मैं पूरे इन्माक से अपनी शिकम पूरी में मसरूफ था कि ऑपरेटर से एक मरतबा फिर जाग उठा। अल्लाह दिता लौटा है, अव्वल खान कह रहा था और दिलचस्प खबर लाया। बताओ, मैं सुन रहा हूँ। मैंने अपने मुंह में मौजूद दुखमा निकलने की कोशिश कर चुका। तुम क्या खा रहे हो? मेरी आवाज ने अव्वल खान को चौंका दिया था। बावर्ची खाने पर छापा मारकर गुजारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहो तो खिड़की से कुछ चीजें तुम्हें भी पहुंचा सकता हूँ। आजत नहीं है, लेकिन कुछ दे ही दो, वक्त आसानी से गुजर जाएगा। पिछले मकान में रहने वाला जोड़ा अमेरिकन है। मियाँ बीवी मकामी कौंसल खाने में मुलाजिम है। वो जिस ठाट से रहते हैं इससे जाहिर होता है कि वो अच्छे ओहदों पर फायज हैं, लेकिन शनाख्त से बचने के लिए सफारती नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते। इनके दोनों बच्चे कराची के अमेरिकन स्कूल में जेर तालीम है। मेरा अंदाजा है कि अल्लाह दित्ता ने काम के लोगों को ताका है। यही घर जान का ठिकाना मालूम होता है। हमारे काम बहुत सुस्त रफ्तार से सीधे हो रहे हैं। मालूम होता है कि रास अलमेडा का किस्सा मजीद तूल पकड़ेगा, मगर वीरा को आज रात आजाद करवाना होगा। अगर तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है तो जान को आसानी से हमारी गिरफ्त में आ जाना चाहिए। वो यकीनी तौर पर दीवार कूद कर इधर आएगा। तुम्हारी इत्तला के लिए यह भी बता दूं कि मैं खाली नहीं बैठा रहा। थोड़ी देर पहले जान का फोन काट कर मैंने गजाला और सुल्तान शाह को होशियार कर दिया है। वो एक बहुत आसान और सादा सी कार्रवाई थी जो अव्वल खान को हैरान करके जिंदगी में हर मोड़ पर इंसान के सामने बेहतरी ऐसी बातें आती हैं जिन पर जरा भी गौर कर लिया जाए तो बहुत से सूदमंद नताइज सामने आ सकते हैं। लेकिन होता यूं है कि जिंदगी की दौड़ में किसी को इन बातों पर गौर करने का ध्यान नहीं आता। नताइज और हादसात सामने आने के बाद आदमी माजी को कंगालता है तो इन हवालों से इससे पछतावों के सिवा कुछ नहीं मिलता। वो मामला भी ऐसा ही था। अव्वल खान ने जान को फोन का मालिक व मुख्तार तसव्वुर करके सोच के दरवाजे बंद कर लिए थे और मेरी कार्रवाई के बाद पछता रहा था कितनी मामूली सी और सामने की बात उसके जहन में क्यों नहीं आ सकी थी। हमारी बातें होती रहीं। इसी दौरान में मैंने एक छोटी ट्रे में अव्वल खान के लिए खाने पीने की कुछ चीजें यकजा की और फिर टार्च की रोशनी में उन्हें इसी खिड़की की तरफ ले चला जो हमदरफ्त के लिए इस्तेमाल हो रही थी। खिड़की तक पहुंचने से पहले मैंने टार्च बुझा दी। वीरा के लाइटर से लम्हा भर के लिए होने वाली रोशनी के बदतरीन तजर्बे के बाद मैं रोशनी के इस्तेमाल में जरूरत से ज्यादा मोहतात हो गया था। मालूम होता है कि तुम तो पूरी दावत का सामान समेट लाए। अव्वल खान ने ट्रे देखते ही कहा, बस चंद चीजें दे दो, बाकी सामान हम कहाँ संभालते फिरेंगे। यह सरदार का छोड़ा हुआ माल गनीमत है, इसे संभालने की क्या जरूरत है। जो बच जाए इसे बर्तनों समेत कहीं भी छोड़ देना। कड़े मुकाबले के वक्त पेट खाली हो तो दबाव में आते ही आदमी की अकल मैदे में उतर जाती है और वो पैदर पे हमाकते करता चला जाता है। जान के आने में अभी काफी वक्त है, इस वक्त तक बर्तन खाली हो जाएंगे। अव्वल खान ट्रे लेकर एक तरफ चल दिया। मैं चंद सानियों तक वहीं खड़ा रहा और फिर इस बंद दरवाजे की तरफ चल दिया जिसके बाद जमे हुए गर्दो गुबार पर जूतों के निशानात पाए गए थे। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा। फिर सुइयां 10 बजे का हिंसा भी अबूर करके मुझे वक्त की रफ्तार मजीद सुस्त पड़ती हुई महसूस हुई और मैंने कुर्सी छोड़कर बेचैनी से कुशादा गुजरगाह में टहलना शुरू कर दिया। फिर अचानक इस सन्नाटे में फोन की घंटी की आवाज असेवी चीख की तरह गूंज उठी। मैं यूं चौंका जैसे किसी ने बेखबरी में मेरे सर पर लड़ते मारा हो। गैर इरादी तौर पर मैं सुरात से फोन वाले कमरे की तरफ लपका, लेकिन 2 कदम बढ़ने के बाद ही मेरी रफ्तार सुस्त पड़ गई। फोन की घंटी बेख्तियार लपकते हुए मेरे ज़हन में यह ख्याल उभरा था कि गजाला ने जान से बात करने के बाद मुझे तफसीलात से बाखबर करने के लिए फोन किया होगा, मगर फौरन ही मैंने वो अहमकाना ख्याल अपने जहन से झटक दिया क्योंकि मैंने गजाला को इस फोन का नंबर नहीं दिया था। सच बात यह है कि इस वक्त तक खुद मुझे भी वो फोन नंबर मालूम नहीं था। अव्वल खान की लाई हुई ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में वो नंबर दर्ज रहा होगा, मगर मैंने अव्वल खान की जुबानी तफसील सुनने के बाद इस रिपोर्ट पर नजर डालने की जरूरत भी नहीं समझी थी। फोन नंबर से हर एक के मुकम्मल लाइल्मी में उसे कोई दोस्ताना फोन कॉल समझना हमाकत से कम ना होता।
वक्फे वक्फे से घंटी बजती रही। मैं मामूल के अंदाज में उस तरफ बढ़ता रहा। इस वक्त मेरे ज़हन में कई इम्कानात उभर रहे थे। फौजान के लिए उसके किसी मोतमद साथी का फोन भी हो सकता था। ऐसी सूरत में चालाकी से गुफ्तगू करके जान के किसी न किसी सरबस्ता राज तक रसाई हासिल की जा सकती थी। फिर यह भी हो सकता था कि वो काल खुद जान के रही हो। इस वक्त 10:चंद हुए थे। हो सकता है कि जान ने 10 बजे मुझसे रब्ता करने के लिए कार्डलेस फोन उठाया हो और उसे बेजान पाकर किसी शुबे का शिकार हो गया हो। ऐसी सूरत में वो फोन की खराबी की तस्दीक के लिए अपनी कमीनगाह के किसी और फोन से इस नंबर पर रब्ता कर सकता था। अगर मैं गलती से वो फोन उठा लेता तो जान चौकन्ना हो जाता। इसे मालूम हो जाता कि सनी के पीछे कोई और भी सरदार वजाहतुल्लाह के मकान में दाखिल हो चुका है। खतरा भांप कर वो इधर का रुख करने का इरादा मनसूख कर देता और हम अंधेरे में सूखते रह जाते। 5 घंटियों के बाद फोन की आवाज मातूम होगी। दोबारा सन्नाटा होते मुझे सुकून का एहसास हुआ। बाहर फोन की घंटी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। ये मेरा वहम तो नहीं है। ऑपरेटर्स पर अव्वल खान की आवाज उभरी। इस वक्त मैंने अपने ऑपरेटर से आंधी रखा हुआ था। 5 घंटियों के बाद लाइन कट गई। मैंने उसे बताया, देखना होगा कि अब क्या होता है। तुम्हें बात तो करनी चाहिए थी, तुम फोन से क्यों डर रहे हो? अगर दूसरी तरफ से जान ही लाइन चेक करने के लिए फोन कर रहा हो तो क्या होगा? हाँ, ये भी हो सकता है। मेरे सवाल पर वो गड़बड़ा गया था। वैसे भी ये मकान महीनों से वीरान पड़ा है। सरदार वजाहतुल्लाह के सारे ही दोस्तों और रिश्तेदारों को मालूम हो चुका होगा कि वो अब वह यहाँ नहीं रहता है। सरदार वजाहतुल्लाह के सारे ही दोस्तों और रिश्तेदारों को मालूम हो चुका होगा कि अब वो यहाँ नहीं रहता है। खजाला और मैं चौंक कर खामोश हो गया। ऑपरेटर्स के बटन पर से मेरी उंगली खुद ब खुद हट गई क्योंकि मुख्तसर से वक्फे के बाद फोन की तेज घंटी दोबारा बज उठी थी। अगर वो आवाज बराह रास्त अव्वल खान के कानों तक पहुंच रही थी तो खतरनाक साबित हो सकती थी। मैंने उसकी आवाज कम कर देने का फैसला कर लिया। मैंने आगे बढ़कर उसके बुजुर्ग की हल्की सी बनराहट बाकी रहनी थी। इस बार जो कोई भी लाइन पर था बहुत ढीठ और मुस्तकिल मिजाज था। मुसलसल घंटियां बजने के बावजूद सिलसिला मुनक़ता करने के मूड में नहीं था। शायद तुमने घंटी की आवाज घटा दी है। दूसरी तरफ से अव्वल खान ने कहा, हाँ, मगर घंटियां बजने की बनराहट मुसलसल आ रही है। कोई लाइन से चिपक कर रह गया। तुम अपने गिरदोपेश पर गहरी नजर रखो। मेरी छठे इस खतरे की बू सूंघ रही है। तुम ठीक कह रहे हो। अव्वल खान की पुरजोश आवाज आई। पिछली कितार के मुश्तबा मकान के अहाते में अभी अभी रोशनियां की गई हैं। हो सकता है कि जान फोन को अंगेज रखकर इधर कूदने की तैयारी कर रहा हो। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने तारीफी लहजे में कहा। इस तरह वो फोन चेक करने के साथ साथ सनी से मुलाकात का फैसला भी कर सकता है। इससे बात करते हुए मैंने कमरे में रोशन टेबल लैंप बंद कर दिया। कमरे की तारीकी और बंद फिजा में बुजुर्ग की मोहूम सी आवाज वक्फे वक्फे से उभर रही थी। मैं वहां से निकलकर दोबारा उसी दरवाजे की तरफ चल दिया जो किसी के जेरे इस्तेमाल रह चुका था। मैं रास्ते ही में था कि ऑपरेटर्स पर अव्वल खान की तभी तभी सरगोशियान आवाज उभरी। इस कोने पर किसी का सर उभरा था। फिर उसने पूरी तरह ऊपर चढ़े बगैर छलांग लगाकर कलाबाजी खाई और दीवार पर से हमारी तरफ कूद गया। मैं अंधेरे में उसे देखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह दीता इस वक्त अगले हिस्से में है। बाहर इसे उलझने की जरूरत नहीं। इसे बिला रोक टोक अंदर आने दो। मैं दरवाजे के पीछे मौजूद हूँ। आते इसकी गर्दन नाप लूंगा। करीमत है कि अब हाथ पैर हिलाने का मौका करीब आ रहा है। मैंने उसे देख लिया। थोड़े से वक्फे के बाद अव्वल खान की आवाज उभरी।